हाँ जी दोस्तों, बात करते हैं हम एक्सक्लूजन्स की। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या एक्सक्लूड किया जाता है। तो एक लौता टर्म है डिस्काउंट का, लेकिन इस डिस्काउंट के दो पैरामीटर हैं, मतलब दो क्लॉजेस हैं। दो क्लॉजेस के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई होगा तब तो नॉर्मली इनवॉइस के अंदर वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, आपका वो एक्सक्लूड हो जाएगा। और अगर आफ्टर सप्लाई होगा, मतलब पोस्ट सप्लाई होगा, तो उस केस में सिचुएशन बताई गई है जो कि आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल है और थोड़ा सा आपका वहां पे आपको वैल्यू मतलब अपना ऐड करना है, आपको दिमाग में फ्रेम करना है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन है, तो उस केस में वो हो। ठीक है, तो कंडीशन बेसिकली क्या थी उसके अंदर कि जो आपने सप्लाई किया है, जो आप डिस्काउंट देना चाहते हो पोस्ट सप्लाई, वो आपका पहले से तय होना चाहिए, पहले से एग्रीड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथ ही में दूसरा कंडीशन क्या है कि उसको आप इनवॉइस वाइज आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आप डिस्काउंट दे रहे हो। ये तो एक क्लॉज था। और दूसरा क्लॉज ये था कि जो रिसिपिएंट है जिसने उसका आईटीसी यूज किया है, वो उस आईटीसी का क्या करे, रिवर्सल करे, रिवर्सल ऑफ आईटीसी करे, तब जाके ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ आईटीसी की ऑब्वियस बात है कि जब आप डिस्काउंट दोगे तो वो कैसे दोगे, इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट नोट। आप क्रेडिट नोट इशू करोगे और उसके रिस्पेक्ट में आप डिस्काउंट दोगे। अगर ऐसा करते हो तो उस केस में वो डिस्काउंट भी आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। ठीक है, चलिए जी। तो डिस्काउंट्स आर कॉमन फेनोमेनन ऑफ बिजनेसेस। Numerous kind of discount are given by the supplier to the customer, namely trade discount होता है, cash discount होता है, quantity, volume, performance discount होता है, etc. Such discounts are reduced from the sale price of the supply. Since the value of taxable supply is the transaction value, GST is leviable on the value after deducting the discount. Discount less करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसके ऊपर हम GST लगाएंगे। However, लेकिन ऐसा कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा सभी के लिए नहीं है। However, not all the discounts offered by the supplier to their customers are allowed as deduction from the value. Only such discounts which satisfy the condition prescribed under section 15 subsection 3 clause A and clause B are allowed as deduction from the value. The essence of the condition prescribed in section 15 subsection 3 is that the price as established at the time of supply should form the basis of value. The discount which do not fulfill the condition specified in section 15(3) are not deductible from the value, that is GST in such a case levied on the gross value of the supply without considering the discount. मतलब डिस्काउंट माइनस किए बगैर जो वैल्यू होगी उसके ऊपर आप जीएसटी लगा के चलोगे अगर डिसअलाउड हो जाता है तो। क्या है सर कंडीशन? तो पहला क्लॉज ए क्या कहता है? क्लॉज ए कहता है डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। पहली कंडीशन क्लॉज ए की कि भैया बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए, और दूसरा कहता है कि भैया वो लिखा होना चाहिए, शोन इन द इनवॉइस। Example for such discounts can be discounts that are offered for making the payment at the time of supply itself. Such discounts are thus recorded in the invoice and thus GST is charged on the gross value less discount recorded in the invoice. तो सिंपल सी बात होती है, आप सामान लेने जाते हो, आप सामान लेने के लिए जाते हो तो आपको कोई 5,000 रुपए का लेट से आइटम पसंद आया, आप उससे थोड़ा सा बार्गेन करते हो, वो कहता है अच्छा जी कैश पेमेंट करोगे या ईएमआई पे लोगे वगैरह वगैरह इस टाइप से। सपोज आप कहते हो कैश पेमेंट करेंगे, वो कहता है अच्छा जी चलो आप ऐसा करो 200 रुपए कम दे देना। ठीक है, तो इस टाइप से जब डिस्काउंट आपको मिला, चाहे नेगोशिएट करने से मिला हो, चाहे आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो इसलिए मिला हो, या कुछ भी और अच्छी चीज आपको आपने देखी उस सप्लायर ने, आपने कहा चलो आपको डिस्काउंट दे देते हैं, तो उन्होंने जो डिस्काउंट दिया तो इस चीज को वो क्या करेगा, अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन करेगा कि भैया इसकी वैल्यू 5,000 रुपए थी, हमने 200 रुपए का डिस्काउंट देकर आपको 4,800 रुपए का लगा दिया और इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सप्लाई के टाइम है या सप्लाई से पहले चल जाएगा, इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए, चल जाएगा ना। दूसरा आता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की सप्लाई हो गई, 5,000 रुपए का बिल बना दिया, 5,000 रुपए का आपने बिल काट दिया, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करते हुए 18% का। ठीक है, और ये आपका बिल चला गया। अब जब बिल ये कट गया उसके बाद आप सप्लाई के बाद चाह रहे हो डिस्काउंट देना, तो क्या वो पॉसिबल है? तो वो भी पॉसिबल है, बशर्ते कि जो भी कंडीशन यहां लिखी गई है वो फुलफिल होनी चाहिए। It is not always commercially feasible to determine all discounts before or at the time of supply or recorded them in the invoice. For instance, cash discount given for making the payment within the stipulated time. मतलब कि सपोज करो ये कहा गया कि अच्छा भाई साहब तुम्हें 5,000 रुपए का हम सामान दे तो रहे हैं, लेकिन अगर तुम 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे ना तो तुम्हें 500 रुपए की छूट मिल जाएगी, मतलब तुम्हें 4,500 रुपए प्लस टैक्स देना पड़ेगा अगर तुम 1 महीने के अंदर पेमेंट दे दोगे। इस टाइप से आपने स्कीम के तहत पेमेंट कर दी। सामने वाला अगर आप सपोज पेमेंट कर देता है 1 महीने से पहले, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, आपने तो 5,000 का बिल काट दिया था, आपका टैक्स तो 5,000 का बन गया था, तो अब आप चाहते हो कि नहीं मेरा टैक्स कम हो जाए, तो कम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, वो 500 का जो आप डिस्काउंट दे रहे हो प्लस टैक्स का। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये आ गई, साथ ही में और भी कंडीशन है वो भी देखोगे आप।
Even though the discount is established before at the time of supply, the supplier cannot record such discount in the invoice as he does not know if the buyer will make the payment within the stipulated time. ठीक है ना, उसको नहीं पता बायर पैसे देगा नहीं देगा, उसने तो पूरा का पूरा इनवॉइस बना दिया, अभी कह रहा है कि कल को जब आप मुझे पैसे दे दोगे टाइम से तो उस केस में आपको हम डिस्काउंट देंगे और आपको क्रेडिट नोट वगैरह इशू करके उसको सेटल करेंगे. लाइकवाइज इन द केस ऑफ क्वांटिटी वॉल्यूम परफॉर्मेंस डिस्काउंट ऑल्सो. अब इसमें क्या है, इसमें देखो कई बार कैसा होता है, होलसेलर अपने डीलर को क्या कहता है कि भैया अगर तुमने इस पूरे साल में सपोज 1 लाख यूनिट मुझसे परचेज कर ली तो मैं तुम्हें जो आइटम 10 रुपए का देता हूं वो मैं 9 रुपए का लगाऊंगा. ठीक है, अब वो 1 लाख यूनिट एक दिन में तो ले नहीं लेगा, सपोज पहले महीने में वो 10,000 यूनिट लेके गया, अगले में 5,000 लेके गया, इस तरीके से चलते जा रहा है. अगर एक साल में 1 लाख यूनिट क्रॉस हो जाएगी तभी तो डिस्काउंट क्लेम करेगा वो, तभी तो वो डिस्काउंट देगा जो हमारा होलसेलर है. तो ये सिचुएशन क्या स्टार्टिंग में पता है? नहीं पता, लेकिन एंड में जब पता लगेगा तब क्या करेगा? तो उस केस में कहा जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन में डिस्काउंट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आप स्टार्टिंग में बिल करते रहो, एंड में जब आपको पता लगेगा तो आप सभी के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे? क्रेडिट नोट इशू करोगे. क्या करोगे? क्रेडिट नोट इशू कर दोगे. अब ये जो बात है इसमें कंडीशन क्या क्या है कि एग्रीड कब होना चाहिए? ये वाली जो कहानी थी, जो टर्म्स था, ये आपका एग्रीड होना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. जब आपका सप्लाई करना शुरू हुआ था उससे पहले ये बात डिसाइडेड होनी चाहिए कि भैया ये कंडीशन भी है और इस तरीके से डिस्काउंट दिया जा सकता है. नंबर 1. नंबर 2, जो भी डिस्काउंट है वो आपका इनवॉइस वाइज आइडेंटिफाइबल हो. नंबर 3, कि भैया जिसको आपने पहले पूरा अमाउंट का इनवॉइस काट के दे दिया था वो उसका रिवर्सल डालने को तैयार, उसने जो आईटीसी लेना है वो आईटीसी पूरा ना क्लेम करे, जितने का क्रेडिट नोट उसको मिल गया है उतना उसको रिवर्स करके बाकी क्लेम करे. ठीक है जी, चलिए कहां पे थे? हाँ जी. Likewise, in case of quantity volume performance discount also, the supplier is not aware before at the time of supply as whether the buyer would purchase the requisite quantity within the stipulated time. जो stipulated time है उसके अंदर वो उतनी क्वांटिटी खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये नहीं पता होता. ठीक है सर. Therefore, in this case also the discount cannot be recorded in the invoice. ये भी हम पहले नहीं दे सकते. In such a case, initially the GST paid on the gross value indicated in the invoice विदाउट कंसिडरिंग द डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट को कंसिडर किए बगैर हमने पूरी जीएसटी जमा कर दी. द सप्लायर हाउएवर पास द डिस्काउंट टू द बायर सब्सिक्वेंटली बाय इशूइंग क्रेडिट नोट्स. लेकिन सप्लायर बाद में इसको एडजस्ट कर सकता है, डिस्काउंट पास कर सकता है बायर को, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. ठीक है सर, ये तो एक चीज है. और भी बातें हैं. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट दैट आर गिवन आफ्टर सप्लाई इज मेड आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ, क्या है? इफ The following 2 conditions are satisfied. ये 2 कंडीशन आपके सेटिस्फाई होना जरूरी है. पहला कि डिस्काउंट इज इन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट दैट आर एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज. मतलब ये जो डिस्काउंट है ये आपका पहले से एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए. पहले से का मतलब कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप सप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे इसका एग्रीमेंट एक होना चाहिए, उसके अंदर ये टर्म्स लिखे होने चाहिए कि इन टर्म्स के आधार पे आपको डिस्काउंट भविष्य में दिया जा सकता है. नंबर 1. और जो आपका ये डिस्काउंट है इसको आप वर्कआउट कर सकते हो इनवॉइस वाइज, मतलब हर एक इनवॉइस के ऊपर कितना कितना डिस्काउंट होगा, क्योंकि आपको क्रेडिट नोट जो इशू करना है वो इनवॉइस वाइज इशू करना पड़ेगा. सपोज करो आपने 10 इनवॉइस इशू कर रखे हैं, एक 22 नंबर है, एक 26 नंबर है, एक 30 नंबर है, एक 45 नंबर है, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो इस टाइप के आपको हर एक इनवॉइस के अंदर का, हर एक इनवॉइस का एक अपना क्रेडिट नोट इशू होगा. तो इसलिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि इस इनवॉइस का कितना क्रेडिट नोट है, इस इनवॉइस का कितना क्रेडिट नोट है. तो इसलिए आपको वो सारी चीजें पॉसिबल होनी चाहिए कि आप इनवॉइस वाइज डिस्काउंट को वर्कआउट कर सकते हो कि इस इनवॉइस पे कितना डिस्काउंट, इस इनवॉइस पे कितना डिस्काउंट. ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई एक कंडीशन. दूसरा कि प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट. मतलब जो रिसिपिएंट है, जैसे कि एग्जांपल था हमारा कि 10,000 रुपए का अगर हमने उसको सामान बेचा था 1,800 रुपए का, उसको हमने टैक्स चार्ज किया था, 11,800 रुपए का उसको बिल दिया था. तो जो सामने वाला बायर है, जो रिसिपिएंट है, उसने 1,800 रुपए का आईटीसी ले लिया होगा. ठीक है, अब अगर हम बायर को कह रहे हैं कि भैया तुझको हम 1,000 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1,000 के डिस्काउंट पे 180 रुपए का जीएसटी भी तो उसका जाएगा. ठीक है, तो हमें यह तय करना है कि भैया रिसिपिएंट जो हो ना, वो आईटीसी 1,800 अगर उसने क्लेम कर भी लिया है तो भी उसको 180 रुपए का करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा. 180 रुपए का करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा अपने आईटीसी का. और अगर क्लेम नहीं किया है तो ऑब्वियसली बात है 180 रुपए कम करके क्लेम करेगा, 1620 ही क्लेम करेगा, बाकी क्लेम नहीं करेगा. तो इससे मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर वो 1620 क्लेम करेगा तो हम तुम्हें भी कह देंगे कि तुम 180 रुपए मत जमा करो, तुम भी 1620 रुपए जमा कर दो. तो तुमने 1620 जमा किए, उसने भी 1620 रुपए क्लेम किया, चल जाएगा. लेकिन ऐसा ना हो कि तुमने तो 1620 रुपए जमा किए डिस्काउंट लेते हुए, इस डिस्काउंट के ऊपर का
जीएसटी लेस करते हुए, लेकिन सामने वाला पूरा 1800 रुपए क्लेम कर रहा, फिर तो दिक्कत होगी ना, तो तब नहीं अलाउ करेंगे। तो अलाउ कब किया जाएगा, जब रिसिपिएंट भी जो है वो डिस्काउंट के प्रपोर्शन का जो जीएसटी है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दे, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दे, क्योंकि पहले तो वो 1800 रुपए क्लेम कर चुका है, तो अब वो रिवर्सल डाल दे 180 रुपए का, और नेट फिगर में 1620 रुपए का ही वो आईटीसी लेगा। अगर ऐसा होता है तो जाके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट लेस करने का मौका मिल जाएगा। तो ये दो कंडीशन है बहुत ही बेहतरीन वाली। नाउ द बायर would have availed the ITC on GST payable on the gross value specified in the invoice। मतलब कि बायर हो सकता है कि वो जो जीएसटी का आईटीसी था वो अवेल कर चुका हो। Thus when a credit note is issued to him by the supplier, अगर क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा सप्लायर के द्वारा for the discount, the buyer will reverse the proportionate credit consequent to which the supplier output tax liability will be reduced by the same। तो उससे क्या होगा कि जब वो रिवर्सल कर देगा 180 रुपए से, तो उसके साथ साथ जो हमारा सप्लायर है उसकी भी जो आउटपुट लायबिलिटी होगी वो 180 रुपए से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो रिवर्सल नहीं करेगा तो कम नहीं होगी, तो रिवर्सल उसका जरूरी है। अब एक चीज और समझो कि सपोज करो कि ये दोनों कंडीशन मेट नहीं होती, सप्लायर और जो रिसिपिएंट है ये लोग ने पहले एग्रीमेंट नहीं कर रखा था, बाद में इनके बीच में जो भी इनकी आपस में तालमेल बनी, ये कह रहे थे चलो तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे, तो पहले एग्रीमेंट तो था नहीं, तो जीएसटी तो इस डिस्काउंट को मना करता है, जीएसटी तो इस डिस्काउंट को मना करता है कि भैया डिस्काउंट दो, हम तुम्हें जीएसटी पे करने में मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर डिस्काउंट नहीं देंगे, एक्सक्लूड करने का मौका नहीं देंगे अगर पहले से एग्रीमेंट नहीं था तो। लेकिन इन्होंने तब भी करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो रिसिपिएंट को ये सप्लायर तब भी कह रहा है कि भाई साहब तुम्हें 1000 रुपए का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो क्या दे सकता है, नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसके केस में वो क्या इशू करेगा, वो इशू करेगा कॉमर्शियल क्रेडिट नोट। अब ये सर कॉमर्शियल क्रेडिट नोट क्या होता है, तो एक तो है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वो है जो कि गवर्न किया जाता है आपके जीएसटी लॉ के द्वारा। जीएसटी लॉ के द्वारा का मतलब क्या है कि उसके अंदर जीएसटी आपको एक वैलिडिटी देता है कि हाँ आप ऐसे क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, और इसके ऊपर का जो टैक्स होगा वो भी आपका माफ हो जाएगा अगर आप ऐसे क्रेडिट नोट इशू करते हो तो। ठीक है, कॉमर्शियल क्रेडिट नोट क्या होता है, उसके अंदर जीएसटी उसको गवर्न नहीं करता, वो उसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि 180 से कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, ये सीधा सीधा उसको 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब कि रिसिपिएंट को सप्लायर को जितने भी पैसे देने थे वो कह रहा है कि भाई साहब तुम 1000 रुपए कम दे देना, हमने तुम्हें डिस्काउंट दिया। जीएसटी से कोई मतलब नहीं, जीएसटी से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में इस रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट पहले हो ना हो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, और इनवॉइस वाइज हम डिस्काउंट वर्कआउट कर सके ना कर सके उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब मोटा मोटा ये हुआ कि अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल ना करे तो भी अगर सप्लायर चाहे तो रिसिपिएंट को डिस्काउंट दे सकता है। उस डिस्काउंट को किस तरीके से दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के नाम से। इसको आप फाइनेंशियल क्रेडिट नोट भी कहते हो, क्रेडिट नोट नहीं कहा जाएगा। क्रेडिट नोट वो टर्म है जो कि जीएसटी के अंदर वैलिड टर्म मानी जाती है, जीएसटी उसको गवर्न करता है और उसके अंदर जीएसटी का भी रिवर्सल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब ये कहा जा रहा है कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई से तो हम माइनस नहीं करेंगे, बाकी अगर कोई चाहे तो वो डिस्काउंट दे सकता है, रिसिपिएंट और सप्लायर वो आपस में उनकी लेन देन है ना। If any of the condition are not satisfied, the GST liability of supplier cannot be reduced। मतलब कि GST liability जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। GST liability तो आपकी 1800 थी और 1800 ही रहेगी, 180 आप उसमें से माइनस नहीं कर पाओगे। The supplier however can issue a commercial credit note for the value of discount। मतलब कि सप्लायर जो है वो चाहे तो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकता है डिस्काउंट के लिए। इन सच अ सिनेरियो द बायर विल नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑब्वियस ही बात है, सप्लायर को जब हम छूट नहीं दे रहे तो बायर को क्या जरूरत है रिवर्स करने की। बायर भी अपना पूरा क्लेम करेगा, सप्लायर ने भी पूरा पे कर दिया, आपस में ये चाहे तो डिस्काउंट दे सकते हैं और किस माध्यम से देंगे, कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के माध्यम से देंगे। अब इसी प्रोविजन को देखो, डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे समझाया गया। क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट गिवन मतलब एक्सक्लूजन की बात कर रही है, मतलब 15 का सबसेक्शन 3 की बात चल रही है। अब इसका क्लॉज ए है जो दो बातें बताता है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर सप्लाई। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरा कि इनवॉइस के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब वो इनवॉइस में शो करना पड़ेगा आपको। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है, यस अगर दोनों फुलफिल करती है तो डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब आपको एक्सक्लूड करने का मौका मिल जाएगा, आप एक्सक्लूड कर सकते हो। और अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं करती है, या तो ये करती है ये नहीं करती, ये करती है ये नहीं करती, कुछ भी ऐसा है, तो उस केस में डिस्काउंट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब आपको एक्सक्लूजन का मौका नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन क्लियर होती है। अब इसी का क्लॉज बी है आफ्टर सप्लाई। अब क्लॉज बी जो है वो आफ्टर सप्लाई में क्या कहता है
कि भैया आफ्टर सप्लाई अगर होगा तो उसके इसमें आपके पास तीन कंडीशंस है। कौन कौन सी? कि इन द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट आर एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई के टाइम पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट के अंदर ये टर्म्स होनी चाहिए इस टाइप की डिस्काउंट की, पहला। दूसरा, कैन बी लिंक टू इनवॉइसेस, मतलब कि वो इनवॉइसेस से लिंक्ड होना चाहिए डिस्काउंट, आप इनवॉइस वाइज उसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हो, सक्षम होने चाहिए। और तीसरा, कि जो आपका रेसिपिएंट है वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स करेगा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, यस, तो उस केस में आपको डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब एक्सक्लूड करने का मौका मिल जाएगा। और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उस केस में आपका डिस्काउंट जो होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड ही रहेगा, आप उसको माइनस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पिक्चर इन्होंने क्लियर कर दी। यहां पे इन्होंने डिफाइन भी कर दिया सर क्रेडिट नोट क्या होता है और कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या होता है। तो क्रेडिट नोट का मतलब देखो क्या कह रहा है कि क्रेडिट नोट वो है जो गवर्न होता है जीएसटी लॉ के द्वारा, आर इशूड, और हम किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन नंबर 34 के अंदर। ऑल्दो हमें ये पढ़ने को मिलेगा कहां पे? चैप्टर नंबर 8 के अंदर। और कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या होता है? जो कि गवर्न नहीं किया जाता जीएसटी लॉ के द्वारा, एंड इज इशूड ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई विदाउट एनी जीएसटी। मतलब कि जब आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो उस केस में आप 1000 रुपए भी रिवर्स करोगे और साथ में 180 रुपए का उसका जीएसटी भी रिवर्स करके 1180 रिवर्स करोगे। लेकिन जब आप कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करोगे तो आप सिर्फ 1000 रुपए रिवर्स कर सकते हो, 180 करने की पावर नहीं है क्योंकि जीएसटी लॉस को गवर्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ जाता है। आगे डिस्काउंट्स के कुछ टाइप्स डिस्कस किए गए हैं और ये बेसिकली आपकी वही है, सीबीआईसी की नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, उसके द्वारा कुछ डिस्काउंट समझाया गया और उस डिस्काउंट के तहत बताया गया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहला डिस्काउंट देखो, स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर ऑफर। ऐसा होता है कि आपको लिमिट दी जाती है कि भैया इतना खरीदोगे तो इतने परसेंट का डिस्काउंट, इतना खरीदोगे तो और डिस्काउंट, और ऊपर जाओगे तो और डिस्काउंट, मतलब जितना ज्यादा परचेस करोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा जनरली होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड डिस्काउंट। तो इस टाइप के डिस्काउंट जो होंगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? तो हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस किए जाएंगे। तो इन केस ऑफ स्टैगर्ड डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द परचेज वॉल्यूम। रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो बढ़ता है जैसे ही आप परचेज की वॉल्यूम को बढ़ाते हो। एग्जांपल, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर परचेज करोगे 5000 से ज्यादा, 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर परचेज करोगे 10,000 से ज्यादा, 30% डिस्काउंट मिलेगा अगर परचेज करोगे 20,000 से ज्यादा। सच डिस्काउंट्स आर शोन ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ। ये जो डिस्काउंट है ऑब्वियस सी बात है ये इनवॉइस में हमें रिकॉर्ड करने होते हैं, ये रिकॉर्डेड होता है, इनवॉइस में दिखाई देता है। तो इस टाइप का जो डिस्काउंट है वो आपका क्या है? एक्सक्लूड किया जाता है जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हो। दूसरा आता है पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट्स या फिर वॉल्यूम डिस्काउंट्स। ये वही एग्जांपल हो गया जैसे कि आपको कहा गया था कि एक साल में या एक सीजन में या एक किसी फेस्टिवल में आपको इतना परचेज करना है, अगर इतना परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये उस टाइप का डिस्काउंट है। These discounts are offered by the supplier to their stockists. For example, get additional discount of 1 purchase if you purchase 10,000 piece in a year. Get additional discount of 2 purchase if you purchase 15,000 piece in a year. ठीक है, तो इस टाइप से है। Such discounts are established in terms of agreement entered into at or before the time of supply. Obvious बात है, जो डिस्काउंट है ये as per the agreement है जो कि सप्लाई से पहले बनाया जाता है। Though not shown on the invoice as per the actual quantum of such discount gets determined after the supply has been effected and generally at the year end. अब इसको हम इनवॉइस पे नहीं दिखा सकते, एग्रीमेंट तो है लेकिन इनवॉइस पे नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि भैया 10,000 पीसेस इन अ ईयर कहा गया, वो अभी 100 पीस खरीद के लेके गया, कभी 500 खरीदेगा, कभी 1000 पीस खरीदेगा, तो अपने को नहीं पता कि वो इस लिमिट को क्रॉस करेगा नहीं करेगा, और करेगा तो हमें डिस्काउंट्स को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जनरली फैसला कब होता है? ईयर एंड पे होता है, जब टोटल उसकी कैलकुलेशन की जाती है और उसके बाद उसको डिस्काउंट उसके बेसिस पे दिया जाता है कि उसने एनुअली कितना परचेज किया और किस रेट के अंदर वो फॉल कर रहा है, 1% या 2%। इन कॉमर्शियल पार्लेंस such discounts are colloquially referred to as volume discounts. Such discounts are passed on by the supplier through credit note. तो इस टाइप का डिस्काउंट आपका वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया जाता है और एक्सक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से। लेकिन इस टाइप के डिस्काउंट को मैनेज कैसे किया जाएगा? क्लॉज बी के द्वारा। क्लॉज बी के द्वारा जहां पे आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो वहां पे कंडीशन वही होगी, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, है आपके पास, इनवॉइस वाइज आप उसकी वर्किंग कर सकते हो, करना पड़ेगा। तीसरा, क्रेडिट नोट इशू करोगे। चौथा, जो सामने वाली पार्टी है वो अपने आईटीसी का रिवर्सल करके चलेगी। तो ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएंगे तो ये डिस्काउंट भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया जाएगा। Such discounts are excluded to determine the value of supply provided they satisfy the parameters laid down in section 15 subsection 3। तो obviously बात है, जो भी पैरामीटर्स है वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तो उस केस में ये एक्सक्लूड किया जाएगा। इंक्लूडिंग the reversal of ITC by the recipient of the supply as it is attributable to the discount on the basis of documents issued by the supplier।
ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा सप्लायर के द्वारा विच इज व्हाट क्रेडिट नोट, और उसके बेसिस पे जो आपका रिवर्सल है आईटीसी का वो करना पड़ेगा किसको, रिसिपिएंट को। तो ये सारी कंडीशन जो भी हैं ये पैरामीटर सारे फुलफिल होंगे तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया जाएगा उस डिस्काउंट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी डिस्काउंट। अब सेकेंडरी डिस्काउंट देखो क्या कह रहा है, दीज आर द डिस्काउंट्स व्हिच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर। मतलब कि वो डिस्काउंट है जो कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता ही नहीं था। मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो किसी भी सेल्स को पता होना चाहिए ना, क्लॉज ए के हिसाब से भी पता होना चाहिए और क्लॉज बी के हिसाब से एग्रीमेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो दोनों सिचुएशन में अपने को पता होना चाहिए, लेकिन ये वो डिस्काउंट है जो कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता ही नहीं है, ठीक है सर। और ऑफर कब किया जा रहा है, आफ्टर सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर, जब सप्लाई कंप्लीट हो गई उसके बाद ये ऑफर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल Messer A supplies 10,000 packets of biscuits to Messer B at ₹10 per packet. Afterwards, Messer A revalues it at ₹9 per packet. Messer A उसको दोबारा से वैल्यू कर रहे हैं, कह रहे 9 रुपए के हिसाब से लगा देंगे। Subsequently, Messer A issues credit note to Messer B for ₹1 per packet. ठीक है जी, 1 रुपए के हिसाब से उन्होंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। Such secondary discount shall not be excluded while determining the value of supply, as such discounts are not known एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट यही है कि भैया तुम्हें सप्लाई के टाइम में पता ही नहीं था, तो उस केस में ये डिस्काउंट हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। जो सब सेक्शन नंबर 3 है सेक्शन 15 का, उसकी कंडीशन यही है कि भैया एट द टाइम ऑफ सप्लाई या तो आपको पता होना चाहिए और आपने वो डिस्काउंट दे दिया, और नहीं अगर पोस्ट सप्लाई भी है तो भी उस केस में एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब बिफोर सप्लाई आपका उसके ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए, तभी जाके वो आपको डिडक्ट करने का, एक्सक्लूड करने का मौका मिलेगा। एंड द कंडीशन लेड डाउन इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी आर नॉट सेटिस्फाइड। ऑब्वियस सी बात है, जो उसकी कंडीशन है एग्रीमेंट वाली वो यहां पे सेटिस्फाई नहीं होती है। इट मे बी नोटेड दैट फाइनेंशियल या फिर कॉमर्शियल क्रेडिट नोट जैसा भी कह लो कैन बी इशूड बाय द सप्लायर इवन इफ द कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन दिस आर नॉट सेटिस्फाइड। ये आपको पता ही है तो भैया अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं भी होती तो भी सप्लायर चाहे तो रिसिपिएंट को क्या कर सकता है, डिस्काउंट दे सकता है। किस माध्यम से, कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के माध्यम से, जहां पे वो सिर्फ वैल्यू रिड्यूस कर पाएगा, जीएसटी या फिर टैक्स को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, उसका डिस्काउंट का मौका उसको नहीं मिलेगा। आइए जी एग्जांपल देखते हैं। अभी कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं है, जस्ट सिचुएशंस दे रखी हैं तो इसको अपने को रीड ही करना पड़ेगा, हम इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, रीड कर लेते हैं। एग्जांपल्स हैं, रॉयल बिस्कुट कंपनी gives a discount of 30% on the list price to its distributor. Thus, for a carton of spice biscuit in the invoice, the list price is mentioned as ₹200, on which discount of ₹30% is given to arrive at the final price of ₹140. The value of 140 as the discount is allowed at the time of supply as shown in the invoice. तो नॉर्मल सी बात थी कि 200 रुपए का इनवॉइस था, 30% का डिस्काउंट दिया, 140 रुपए का वैल्यू लगाया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा, 140 रुपए मांगा जाएगा, और इनवॉइस के ऊपर ये डिस्काउंट वगैरह की जो फिगर होगी, जो कैलकुलेशन होगी, वो सारी हम दिखाएंगे, ठीक है सर। तो नॉर्मल सी बात थी। अगला पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एग्जांपल है शायद, The agreement of Raju Electrical Appliance with its dealer is that purchase of rice cookers over 1000 pieces in the Diwali month will entitle them to discount at the rate 5% per cooker. अच्छा जी, कह रहा दिवाली के महीने में अगर तुम 1000 से ज्यादा कुकर खरीदोगे तो 5% का तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा पर कुकर के हिसाब से। Therefore, the quantum of discount can be determined only at the end of the Diwali month. Obvious सी बात है, ईयर एंड होगा तो ईयर एंड पे पता लगता है, या सीजन की बात कर रहा है या फेस्टिवल की बात कर रहा है तो फेस्टिवल एंड जब होगा तब पता लगेगा। However, since the agreement related to discount was in existence at the time of supply, ये जो एग्रीमेंट है ये टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जब भी सप्लाई हो रहा था उस टाइम पे ये एग्जिस्ट करता था, कंडीशन फुलफिल होती है। एंड द डिस्काउंट कैन बी वर्कड आउट टू ईच इनवॉइस, इनवॉइस वाइज हम इसकी वर्किंग भी कर सकते हैं डिस्काउंट की, ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। सच पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ राइस कुकर्स। तो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में यहाँ पे आपको ये अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी है। कौन सी वाली थी, क्लॉज बी की दूसरी कंडीशन कौन सी थी, आईटीसी रिवर्सल की। तो राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन इशू, क्या इशू कर सकते हैं, क्रेडिट नोट फॉर 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अलोंग विद जीएसटी एंड क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सेस टैक्स पेड। द डीलर मस्ट reverse the proportionate ITC on the relevant stock to bring it in the line with the reduced tax. बराबर करने के लिए उसको रिवर्सल करना पड़ जाएगा उस क्रेडिट नोट के बिहाफ पे। बढ़िया जी, अगला एग्जांपल देखते हैं। पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड पीबीपीएल सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज, तो इसको हम ऐसे कहें पिंक ब्लू पीबी और ऑरेंज, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कह के चलते हैं, बड़ा नाम हो जाएगा पीबी और ऑरेंज।
on 15 January at 50,000 exclusive of taxes and discounts and charge rupees 9,000 as IGST. 50,000 9,000 रुपया 18% आपसे GST चार्ज किया, बहुत बढ़िया. The term of supply stipulates that discount at the rate 2% will be given to OPL. Discount मिलेगा if it makes the payment within 1 month of the supply. कह रहा है 1 महीने के अंदर अगर पेमेंट कर दी तो तुम्हें डिस्काउंट देंगे. ठीक है सर. OPL avail the input tax credit of 9,000 in the month of January. OPL ने जो सामने वाले ने बिल बना के दिया 50,000 पे 9,000 रुपए का टैक्स लगा के 59,000 का बिल बना के दिया. तो जो OPL है इसने इस 9,000 रुपए का ITC अवेल कर लिया. करेगा ही करेगा, नॉर्मल सी बात. आगे एंड मेक्स दी पेमेंट फॉर दी गुड्स ऑन 10 फरवरी. 10 फरवरी को कह रहा है पेमेंट कर दी. देखो 1 महीने के अंदर पेमेंट देनी थी. सेल हुआ था 15 जनवरी को, 15 फरवरी से पहले उसने पेमेंट कर दी 10 फरवरी को. तो क्या उसको डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. तो अब पिंक और ब्लू क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं क्रेडिट नोट फॉर ₹1180, मतलब 1,000 रुपए. 50,000 का 2% 1,000 रुपए और उसके ऊपर जीएसटी का अमाउंट जो प्रोपोर्शनेट होगा 180 रुपए का. तो टोटल 1,180 रुपए का उन्होंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया टू ओपीएल ऑन 11 फरवरी. 10 फरवरी को पेमेंट आई, 11 फरवरी को उनको क्रेडिट नोट दे दिया. आफ्टर रिसीविंग द क्रेडिट नोट ओपीएल को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹180 एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट गिवन बाय द पिंक एंड ब्लू. तो ऑब्वियस बात है इस 9,000 में से 180 रुपए का जो डिस्काउंट है वो रिवर्स करना पड़ेगा ओपीएल को, जो कि उसको क्रेडिट नोट के थ्रू मिल गया. ओपीएल विल हैव पेड. अब ओपीएल पे कितना करेगा वो देखो. तो 50,000 रुपए देगा, 9,000 रुपए टैक्स का देगा, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया और 180 रुपए का उसको क्या मिल गया? जीएसटी के अंदर रिवर्सल का पॉइंट. तो टोटल मिला के मतलब ये क्या था? ये उसको डिस्काउंट मिला था और ये उसकी टोटल कीमत थी. पहले टोटल कीमत में टोटल डिस्काउंट, तो इसके ऊपर का रिवर्सल और ये टैक्स के ऊपर का रिवर्सल. ठीक है. तो ये उसको टोटल पेमेंट उसने किया है 10 फरवरी को चल के. अच्छा, अब इसी के अंदर एक और सिचुएशन आएगी. देखो क्या कह रहा है. कह रहा है इन दी अबव एग्जांपल इफ द टर्म ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट एट द रेट 2% फॉर पेमेंट विद इन 1 मंथ बट पीवीएल ऑफर सच डिस्काउंट टू ओपीएल एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर नेगोशिएशन. मतलब कि भैया ये जो 2% का डिस्काउंट था ना, ये पहले नहीं था. ये हमारा जो टर्म है ये पहले नहीं था. जब हमने सेल किया था तब नहीं था, सप्लाई के टाइम पे नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने आपस में नेगोशिएशन किया और ये 2% का डिस्काउंट देने का वादा कर दिया. द डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू. क्या ये डिस्काउंट उस केस में आपका वैलिड माना जाएगा? क्या इसको एक्सक्लूड किया जाएगा? क्या सेक्शन 15 का सबसेक्शन नंबर 3 फुलफिल हो रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि उस केस में आपकी टर्म्स जो होती है, जो एग्रीमेंट होता है, वो बिफोर सप्लाई या एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपका होना चाहिए. नाउ पीवीएल विल इशू अ कमर्शियल क्रेडिट नोट. इस केस में क्या इशू करेगा? वो कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकता है. कमर्शियल क्रेडिट नोट जो इशू करेगा वो कितने का इशू करेगा? पिछली बार उसने क्या किया था? क्रेडिट नोट पिछली बार कितने का इशू किया था? 1,000 का भी किया था और साथ ही में गवर्नमेंट का 180 का भी किया था, मतलब 1,180 का किया था. लेकिन अब जब वो कमर्शियल क्रेडिट नोट कह रहा है तो ये आपका जीएसटी कवर तो करता नहीं. इसके अंदर वो कितने का इशू कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का, जो कि आपस की उनकी अरेंजमेंट है, सप्लायर और रिसिपिएंट की अरेंजमेंट है. यहां पे जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है जी. इशू कर दिया कमर्शियल क्रेडिट नोट कितने का? 1,000 रुपए का. ओपीएल ने रिवर्स यहां पे नहीं किया. आईटीसी रिवर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उसको कमर्शियल क्रेडिट नोट मिला है उसमें जीएसटी का रिवर्सल नहीं करना उसको, उसमें वो मेंशन नहीं है, तो वो रिवर्सल नहीं करेगा. ठीक है जी. पिंक एंड ब्लू विल ऑल्सो नॉट एबल टू रिड्यूस इट्स जीएसटी लाइबिलिटी. जीएसटी लाइबिलिटी भी ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे पिंक एंड ब्लू. रीजन बीइंग क्योंकि वो आपका एज पर सबसेक्शन नंबर 3 नहीं है. अब इस केस में जो ऑरेंज है वो कितना पेमेंट करेगा? तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 50,000 और इसमें से 1,000 का डिस्काउंट मिला है और ये 9,000 तो पूरा है, इसमें तो कोई डिस्काउंट मिला ही नहीं. तो इस केस में इसको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 58,000 रुपीज की. ठीक है. चलिए. अ कंपनी अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट्स आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर. कंपनी ने अनाउंस किया टर्नओवर डिस्काउंट. कब? आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर. The discount are based on performance slabs and are given as cashback as these discounts were not known at the time of supply of goods. नॉर्मल सी बात है. कह रहा ईयर एंड पर उनको लगा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उन्होंने कहा कैशबैक देंगे, डिस्काउंट देंगे वगैरह वगैरह. लेकिन ये जो भी आप दे रहे हो डिस्काउंट वगैरह, ये आपको पहले नहीं पता था, सप्लाई से पहले नहीं पता था कि आपका साल बहुत अच्छा जाएगा. लेकिन आपका साल बहुत अच्छा गया तो उसके बेसिस पर आप डिस्काउंट वगैरह इशू कर रहे हो, तो ये आपको पहले नहीं पता था. They will not deduct from the value of those goods, hence the company will not able to adjust excess tax paid from its tax liability. मतलब टैक्स के अंदर आप इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो. ऑल्दो आप कैशबैक देना चाहते हो, डिस्काउंट देना चाहते हो, तो वो आप दे सकते हो कमर्शियल क्रेडिट नोट के जरिए. ठीक है सर. चलिए. दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्लूजन. वही पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा ये अच्छा कॉन्सेप्ट है. आगे देखते हैं. सप्लाईज वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 एंड नोटिफाइड सप्लाईज. मतलब
कि सप्लाईज जो कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये कहां पे कह रहा था, ये सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर था। और नोटिफाइड सप्लाईज जो है ये किसके अंदर था, ये सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर था। तो इन दोनों के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ता है, रूल्स यूज करने पड़ते हैं। तो सेक्शन 15(4) lays down that where a subsection 1 is not applicable, that is if the transaction is with related party and or price is not the sole consideration for supply of goods or services, then the value will be determined in the manner as prescribed. In the manner as prescribed मतलब चैप्टर 4 के रूल्स की बात कर रहा है, which means as stipulated in the rules for valuation. ठीक है सर। Further, section 15 का subsection number 5 lays down that in respect of certain notified supplies also the value will be determined in the manner as stipulated in the rules for valuation as stated earlier. ये जो रूल्स है अपने को कहां पढ़ना है, फाइनल लेवल पे पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये रूल्स आपको जो चैप्टर 4 के हैं ये आपको फाइनल लेवल पे पढ़ना है। तो फिलहाल ये दो सेक्शन, जो दो सबसेक्शन है, ये ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट नहीं रह जाते। चलिए जी, इलस्ट्रेशन देखते हैं फटाफट से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब आपका शुरू होता है। आपने सारी थ्योरी पढ़ ली। क्या कह रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू द कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। लिस्ट प्राइस दे रखा है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, मतलब 50,000 रुपए जो है ये लिस्ट प्राइस है आपका, मतलब वो प्राइस जो आपको गुड्स के लिए लेने थे, इसके अंदर आपको टैक्सेस वगैरह एक्सक्लूड हो रखे हैं, डिस्काउंट्स वगैरह एक्सक्लूड हो रखे हैं। ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ, ये जो लिस्ट प्राइस होती है ना, इसी के अंदर अपने को प्लस या माइनस करना है या कुछ नहीं करना, प्लस या माइनस या कुछ नहीं करना है। तो वो वाली एक्टिविटी आपको इसी के अंदर करनी होती है। ठीक है। तो लिस्ट प्राइस आपको पता है, इसी के अंदर जो भी होगा प्लस माइनस, तब जाके आपका निकल के आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। चलिए जी। कह रहा है टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी है, टैक्स लेवी किया है, तो बताओ ये ऐड होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो आपको साथ में मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस सेक्शन, किस सबसेक्शन और किस क्लॉज के अंदर इसको ऐड किया जाएगा। तो जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है ये इंक्लूजिंग वाला पॉइंट है, इंक्लूजिंग वाला पॉइंट है, तो मतलब ये सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर आ गया। अब आती है बात क्लॉज की। तो क्लॉज के अंदर आप याद करो किस क्लॉज के अंदर ये आएगा, क्लॉज नंबर ए था जो टैक्सेस और ड्यूटीज की बात करता था, तो उसके तहत आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। अगला, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। अब ऊपर जो 50,000 की प्राइस है उसके अंदर ये पैकिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं किया गया। तो क्या पैकिंग चार्जेस ऐड होता है, बताइए। तो बिल्कुल पैकिंग चार्जेस हमारा ऐड होता है। अब होता है तो किसके अंदर होता है, तो ऐड होने की बात आ रही है, तो ये तो पक्का हो गया। अब बताओ ए बी सी डी ई। तो ए के अंदर टैक्सेस ड्यूटीज था, बी के अंदर तब था जबकि लायबिलिटी होती है सप्लायर की, पे कर देता है रेसिपिएंट, और इनवॉइस के अंदर उसको नहीं जोड़ते, वो तो ये है नहीं। पैकिंग चार्जेस किसमें था, कमीशन और पैकिंग चार्जेस क्लॉज सी के अंदर था। तो ये वाला भी हमारा यहाँ पे इस क्लॉज के तहत ऐड हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव ₹2,000 एज सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। कह रहा है 2,000 रुपए की इनको सब्सिडी मिली है एनजीओ से। द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। कह रहा है ये सब्सिडी को माइनस करने के बाद की फिगर है 50,000 रुपए, मतलब कि एक्चुअल में 52,000 था, लेकिन अब जब हमने सब्सिडी में से लेस कर दिया तो ये 50,000 हो गया है। ठीक है सर। तो बताओ क्या होगा इसका, सब्सिडी मिली है, गवर्नमेंट से नहीं मिली, तो क्या इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, सब्सिडी वाला पॉइंट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इंक्लूड होगा। इसको अपने को ऐड करना है, ऐड करना है तो ये 15 तो पक्का हो गया। ए बी सी डी ई, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा पॉइंट था ये हमारा, ई। डी कौन सा रह गया, सारा रिवाइज हो गया। ए हो गया, बी सप्लायर की लायबिलिटी रिसिपिएंट ने पे किया, प्राइस में ऐड नहीं कर रखा। सी पैकिंग कमीशन या फिर कोई और भी चार्जेस जो कि रिकवर कर रहा है सप्लायर रेसिपिएंट से। डी कौन सा था, इंटरेस्ट पेनल्टी वाला, और ई कौन सा है आपका सब्सिडी वाला पॉइंट। ठीक है, तो पांचों रिवाइज हो गए आपके। ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। क्या कह रहा है कि ब्लैक और व्हाइट लिमिटेड ने ऑफर किया है 2% का डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर। लिस्ट प्राइस कितना है, 50,000 रुपए। इसके ऊपर कह रहा है 2% का डिस्काउंट भी देंगे और उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हम इनवॉइस के ऊपर। तो ये कौन सा क्लॉज लग गया यहाँ पे, 15 का 3 का, 15 का 3 का, कौन सा, ए या बी। तो ए के अंदर कहां था, जहां पे हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई या फिर बिफोर सप्लाई, और उसको हम इनवॉइस में रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। तो ये वही चीज हो गई कि एट द टाइम हो गया और इनवॉइस पे उसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है ए क्लॉज में कवर हो जाएगा। पोस्ट सप्लाई होता तो वो बी क्लॉज के अंदर आ जाता। तो इस तहत आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली। ये जो डिस्काउंट है आपको ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा। जो 2% का डिस्काउंट है 50,000 के ऊपर, वो आप यहाँ पे लेस कर दोगे। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने के लिए आपको बोला गया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये आपका प्रैक्टिकल फॉर्मेट बनेगा, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। लिस्ट प्राइस 50,000 लिखा, म्युनिसिपल अथॉरिटी का टैक्स विद रेफरेंस, ध्यान देना है विद रेफरेंस। ठीक है ना, ये रेफरेंस कोड करना जरूरी है, आपको मार्क्स इसी से मिलेंगे, अदरवाइज इसके मार्क्स आपके कटेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें और तो कुछ है ही नहीं। प्लस माइनस तो कोई भी कर देगा, आंख बंद करके तुक्का ही मार सकता है, लेकिन आप अगर रेफरेंस दोगे तो पता लगेगा कि आपको ये सच में पता था। पैकिंग चार्जेस था, ये भी आपने ऐड कर दिया।
सब्सिडी था, ये भी आपने ऐड कर दिया, टोटल 58,000 आपका हो गया टोटल अमाउंट। इसके बाद आपको जो डिस्काउंट मिला है 50,000 के ऊपर लिस्ट प्राइस के ऊपर, वो आपने लेस कर दिया, 57,000 आपका आ गया टैक्सेबल सप्लाई। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, समृद्धि एडवर्टाइजर्स कॉन्सेप्चुअलाइज एंड डिजाइन द एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख। तो ये समृद्धि जो है, इसको मैं सैम कह देता हूं, ठीक है, ये सप्लायर है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ डिजाइन किया है एडवर्टाइजिंग कैंपेन, किसके लिए? इस कंपनी के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो ये जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किया है न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड ने, ये कौन हो गया आपका? ये हो गया रिसिपिएंट, और ये जो समृद्धि है ये कौन हो गया? सप्लायर। ठीक है सर, और इसकी इन्होंने कीमत कितनी रखी है? 5 लाख। आगे, समृद्धि एडवर्टाइजर और ₹20,000 टू वन ऑफ इट्स वेंडर, मतलब इस समृद्धि को अपने किसी वेंडर को 20,000 रुपए देने थे। ठीक है सर, इन रिलेशन टू दी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, और ये 20,000 रुपए जो है ये इसी सर्विस के रिलेटेड है, मतलब इस जो मेन सर्विस है इसके रिलेशन में ही ये कोई पेमेंट है 20,000 रुपए की जो इसको करनी थी। ठीक है सर, प्रोवाइडेड इट टू न्यू मून लिमिटेड। ठीक है, सच लाइबिलिटी ऑफ समृद्धि एडवर्टाइजर वाज डिस्चार्ज बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड। कह रहा है ये जो लाइबिलिटी है 20,000 रुपए की, ये न्यू मून ने पे कर दी। ठीक है, न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड दस पेड 15,000 एज इंटरेस्ट। 15,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, ये एक अलग पॉइंट आ गया, ये इस कहानी से अलग हो गया। ठीक है, एज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी टू बी 18%, डिटरमाइन करना वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पहले तो ये बात करो कि जो 5 लाख रुपए है, ये जो 5 लाख रुपए है आपका कंसिडरेशन, इसके अंदर ये जो 20,000 रुपए की पेमेंट न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड ने कर दी, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इस 5,000 रुपए का क्या होगा? उसके बाद आएगा पॉइंट आपके जीएसटी का, कि जो यहां पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है इसको आपको इंक्लूसिव लेके चलना है या इसको आपको एक्सक्लूसिव लेके चलना है। याद होगा आपको 2 पॉइंट आपको बताए गए थे, एक इंक्लूसिव का पॉइंट बताया गया था और एक आपको एक्सक्लूसिव का पॉइंट बताया गया था। ठीक है, तो अब मैंने सिंपली क्या कहा था कि आपको इन जनरल सवाल में हमेशा क्या लेके चलना है? इंक्लूसिव। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आप अगर सवाल में भी देखोगे तो यहां पे आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेफरेंस दिया गया। आप बताओ अगर आप इंक्लूसिव नहीं लेते हो तो ये 18% देने का क्या मकसद रह जाएगा? कुछ भी नहीं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, ये जो 5 लाख रुपए है इसके अंदर ये 20,000 रुपए ऐड होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो किस रेफरेंस के तहत होगा? तो आपको ध्यान आएगा कि सेक्शन 15 का 2 का जब लाइबिलिटी होती थी सप्लायर के, रिसिपिएंट पे करता था और उसको इनवॉइस के अंदर ऐड नहीं किया जाता था, तो उसके अंदर हम उसको ऐड करते थे क्लॉज बी के अंदर। तो इस प्रोविजन के तहत ये 20,000 रुपए ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, अब बात आती है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट भी ऐड होता है। इंटरेस्ट आपको पता है किसके अंदर ऐड होता है? 15(2) का क्लॉज डी, इसके तहत ऐड होता है। अब अगर आप इसको इंक्लूसिव लोगे तो आप क्या करोगे? 15,000 को डिवाइड करोगे 100 प्लस 18 से और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से, तो आपका निकल के आएगा इंटरेस्ट का फिगर बिफोर टैक्स। अगर हम बोलते हैं कि 15,000 रुपए में टैक्स भी जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे भैया अगर ये 118 तो बताओ 100 कितना, और वो जो अमाउंट होगा वो होगा आपका बिफोर टैक्स का अमाउंट, उसको आप ऐड करोगे, मतलब 5 लाख प्लस 20,000 प्लस जो भी ये कैलकुलेशन अमाउंट आएगी, ये अमाउंट, ये तीनों अमाउंट ऐड होगा, आपका निकल के आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, और उस वैल्यू सप्लाई के ऊपर आप फिर होलसेल पे जीएसटी लगाओगे पूरा 18%। ठीक, तो दिस इज द मैनर ऑफ कैलकुलेशन। अब आप अगर आप इसको एज्यूम करते हो एक्सक्लूसिव, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप सीधा 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 15,000 ऐड कर दोगे, बात खत्म। ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, ना ही आप अपने मॉड्यूल में देखोगे ऐसा आंसर, ना ही ये रिकमेंडेड। तो सर्विस चार्ज 5 लाख हो गए, पेमेंट जो था वो हमने 20,000 का ऐड कर दिया 15(2)(b) के हिसाब से, और 15(2) क्लॉज डी के हिसाब से आपका ये कैलकुलेशन भी ऐड हो गया। इन्होंने कैलकुलेशन करके किया है यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस 100 प्लस टैक्स रेट इंटू 100, और इन्होंने यहां पे ये भी कह दिया इन दैट केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल, सॉरी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अज्यूम द इंटरेस्ट टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि ये जो इंटरेस्ट है ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और उस केस में आप क्या करोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई सीधा सीधा निकालोगे 5,35,000 रुपए, 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 15,000। बट ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, नोट पे आपको लिख देना है हमेशा, ये काम करना है इंक्लूसिव से, और नोट दे देना है हमेशा एक्सक्लूसिव का। अच्छा जी, अब देखो इसी चीज को, इस पूरी बातों को इन्होंने कितने प्यारे तरीके से डिपिक्ट कर दिया। पूरा सेक्शन नंबर 15 आपको एक पेज के अंदर डिफाइन किया हुआ है। क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 15। सबसे पहला सवाल, वेदर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। पहला सप्लाई क्या आ रहा है कि क्या जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन है? अगर नहीं तो चले जाओ रूल्स के पास, हमें नहीं पता जी, 15 कुछ नहीं बता पाएगा, रूल्स में झांको। अच्छा, अगर कहते हो हां, तो क्या जो सप्लायर है वो रिलेटेड है?
अगर आप कहते हो हाँ अच्छा जी रिलेटेड है, फिर तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, फिर कहां जाना पड़ेगा, रूल्स में जाना पड़ेगा। आप कहते हो नहीं रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? अगर रिलेटेड नहीं है तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद अगला सवाल कि क्या ये जो सप्लाई है ये नोटिफाइड है 15/5 के अंदर। मतलब क्या हुआ देखो, इससे इन दोनों पॉइंट से हमने 15/4 को चेक किया कि अगर 15/4 से रिलेटेड होगा तो यहां चला जाएगा, 15/4 से नहीं था तो 15/1 का माना गया, मतलब 15/4 का नहीं था तो 15/1 का माना गया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं 15/5 का है क्या? आप कहते हो नहीं, तो उस केस में हम बोलेंगे क्योंकि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका? ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन नंबर 1। और अगर कहते हो हाँ कि 15/5 वाले नोटिफाइड सप्लाई है, तो अगेन आपको कहां जाके पूछना पड़ेगा? रूल से जाके पूछना पड़ेगा, सेक्शन 15 नहीं बता पाएगा। जहां पे भी ये 15/1 आएगा इसके साथ 15/2 और 15/3 आपके मुफ्त में रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्चुअल में कैलकुलेट करने का प्रोसीजर ये बता रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैंडेटरी प्रोविजन है आपके सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 3 के भी। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको सेक्शन नंबर 15 तमीज से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा। थोड़ा सा एक पार्ट है छोटा सा रिवीजन का, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। देखो रिवीजन क्या है, वो एक पेज का रिवीजन है, ठीक है ना। तो मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो शॉर्ट बनाऊं, कोई बहुत ज्यादा पर्पस नहीं है, लेकिन पर्पस बस इतना सा है कि अगर आप ध्यान दोगे कि किस तरीके से हमारी वीडियो बन रही है, तो हम हर एक चैप्टर का जो रिवीजन वाला पार्ट है उसको एक सेपरेट लेके चल रहे हैं, जो जनरली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसा रिवीजन का पार्ट होता है, ठीक है। ये रिवीजन आपको कैसा फायदा करेगा कि जब आपको सभी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन है, 3 का रिवीजन है, हमारे पास 4 का है, 5 के 1 का है, यूनिट 1 का, और 5 के यूनिट 2 का आ जाएगा। इस तरीके से जब सारे रेडी हो जाएंगे, उसके बाद जब इन सबकी आपको एक कंपाइलेशन मिलेगी, एक कंपाइलेशन वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर सभी के बस रिवीजन होगा। तो वो क्या होगा कि 1 डे बिफोर एग्जाम अगर आपने उस वाली वीडियो एक बार देख लिया ना, तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, ठीक है। और ये कुल मिला के 1 से 2 घंटे की होगी मैक्सिमम, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस होती हैं ये। तो इसलिए इस जो रिवीजन वाला एरिया जो कि नेक्स्ट पेज पे आपके गिवन है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में लेके चलेंगे। ऑल्दो हो सकता है कि वो वीडियो 2 से 4 मिनट का ही बने, लेकिन उसको सेपरेट ले जाने का पर्पस ये है कि जब आप कल को रिवाइज करोगे तो वो सेपरेट वीडियो को मैं सेपरेटली एक जगह पे एक्युमुलेट कर पाऊंगा, और वो आपको पूरी ब्रॉड व्यू दे देगा, पूरी रिवीजन का एरिया दे देगा। क्योंकि हर एक पॉइंट को आप तब देखना पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे अगर आपने जाते आते सपोज पेपर देने जा रहे हो, अपने रास्ते में इस वीडियो को प्ले कर लिया, तो आपको पूरा का पूरा एक पिक्चर जो है आपके माइंड में आ जाएगी सभी चैप्टर के, सभी के रिवीजन की, ठीक है। चलिए लेते हैं ब्रेक और फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट।